आज न्यूज 24 ने सवाल ये उठाया है कि हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र में देश को उलझाया किसने है। दूसरा ये कि कब तक हिंदू मुसलमान ऐसे ही देश में चलता रहेगा या फिर ये देश संविधान से चलेगा। क्या बड़ा है ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इसका विश्लेषण आज होगा कि जरूरी क्या है देश के लिए। राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। एक तो पहला सवाल मेरा यह है कि जो एसएसपी पटना ने स्टेटमेंट दी है उसको आप कैसे देख रहे हैं, और क्या पीएफआई की तुलना आरएसएस से करना ठीक है क्या? देखिए विपनेश, जो बात हमारे सहयोगी पटना से अमिताभ ओझा कह रहे हैं, मैं उनकी बात को तस्दीक करते हुए कह रहा हूं कि बहुत हल्के तरीके से एसएसपी ने पीएफआई के और आरएसएस की तुलना की है और उसको बहुत गंभीरता, चूंकि उन्होंने कह दिया है और आज के दौर में उसको इस तरीके से लिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत हल्के लेवल पर मुझे ऐसा लगता है कि एसएसपी ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरह से शाखा में शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है वैसे ये लोग भी अपने यहाँ प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ये नहीं लगता कि पीएफआई और आरएसएस दोनों के संगठन के कार्य और दोनों के बारे में किसी तरह की तुलना की उनकी मंशा रही होगी। शायद उन्होंने शारीरिक दक्षता या प्रशिक्षण के बारे में कह दिया होगा, लेकिन तब भी ये मामला मुझे बहुत सतही लगता है। मुझे ये कहने में बिल्कुल संदेह नहीं कि देखिए आरएसएस और पीएफआई ये दोनों भारत के एक राज्य में एकदम आमने सामने हैं। पीएफआई ने थोड़ा पीछे मैं आपको ले जाऊं तो जब सिमी पर बैन लगा था आज के 18-20 वर्ष पहले, तो सिमी पर बैन जब लगा था, सिमी ऑर्गेनाइजेशन क्या था? विपनेश 30 साल से कम के मुस्लिम युवाओं को जिनकी शादियां नहीं हुई थी और वो जो पढ़ाई लिखाई में अलग अलग जगहों पर थे, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। 30 साल से कम के लड़कों को उसमें लिया जाता था और इस तरीके की कि इस्लामिक मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। जब उसका गठन हुआ तो कहा गया कि जिस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जिस तरह से कांग्रेस का जो संगठन है, जैसे समाजवादी और कम्युनिस्टों का आईसा, एआईएसएफ, एसएफआई है, वैसे ही सिमी भी काम करेगा। लेकिन दरअसल सिमी उस तरह से काम करता नहीं दिखा। इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट वहाँ पैदा होने लगे, लड़कों को कम एज के अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लड़कों को रेडिकलाइज किया गया। और दूसरी बात है, अच्छे पढ़ने वाले और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को उसमें सिमी का बार प्रेसिडेंट भी बनाया गया, 2 साल का कार्यकाल था। खैर वो दूसरी बात है। जब सिमी पर बैन लगा तब इसके बाद पीएफआई शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? वहीं केरल और कर्नाटक से। और केरल में आज पीएफआई अपने आप को इसी तरह के संगठन बनाने की, जिस तरह से वो उसी कहता यही है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी को कम्बैट करने के लिए आरएसएस के तर्ज पर ही हम अपने संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं और ये जातीय समीकरण के हिसाब से और धार्मिक समीकरण के हिसाब से लोगों को जोड़ने की बात भी करता है। हाँ, केरल में वो एससीज को भी अपने साथ जोड़ने की बात करता है और कहता है कि जिस तरह से आरएसएस की आइडियोलॉजी है और जो उसके काम करने का तरीका है वही उनका तरीका है। लेकिन बहुत फर्क है दोनों। देखिए, तर्क के आधार पर मैं आपको फैक्ट दे रहा हूं, तर्क के आधार पर दोनों पक्ष अगर इस तरह की बात करने लगेंगे, बहुत सारे लोग आपको देश में मिल जाएंगे जो कहेंगे कि आरएसएस पर 3 बार बैन लग चुका है। गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगा, इमरजेंसी में बैन लगा और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद बैन लगा और बैन हट भी गया अदालतों से। सिमी पर जो बैन लगा है वो अदालत से एक बार हटा और तुरंत कांग्रेस सरकार में अदालत से बैन हटा और तुरंत उस पर लग गया। तर्क अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस बात में आरएसएस का 80 साल का जो इतिहास है, 75-80 साल का राष्ट्रवाद, उनका जो राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा है, राष्ट्र के प्रति जो उनका लगाव है, जो राष्ट्रभक्ति है, वो असंदिग्ध है। पीएफआई अपने कर्मों में, पीएफआई की जिस तरह की बातें आ रही हैं, आपने केरल की वो घटना सुनी होगी जब पीएफआई के लोगों ने प्रोफेसर का हाथ काट दिया था। इसके अलावा अभी कानपुर में नमाज के बाद ये जो हिंसा हुई थी उसमें पीएफआई के लोग शामिल थे, ऐसा पुलिसिया जांच में आया। ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं, एक इसमें से एएसआई रिटायर्ड है और ये मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट को पैदा करने का काम कर रहे हैं। आप आरएसएस पर आरोप, अभी पैनल में लोग बैठे हुए हैं, तमाम तरह के आरोप लगा देंगे, लेकिन आरएसएस ने दुनिया के सबसे बड़े एक तरह के एनजीओ जिसने सामाजिक कार्यों में, जिसने राष्ट्रभक्ति के लिए काम किया। और दूसरी बात, आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी पर एक पॉलिटिकल विंग
बीजेपी अपनी दूरी अलग करता है, वो अलग बात है, लेकिन एक आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी पर इस देश के 18 राज्यों में शासन कर रहा है और एक स्वयं सेवक इस देश का प्रधानमंत्री है जिसको 125 करोड़ देश ने चुना है। तमाम जगहों पर आरएसएस से जुड़े लोग राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। उसको पीएफआई जैसे संगठन से मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार आदमी पीएफआई से उसकी कहीं से कोई तुलना हो सकती है। ये एसएसपी ने बहुत हल्के तरह की बात की है और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मंशा कतई ऐसी नहीं रही होगी कि पीएफआई और आरएसएस एक तरह के संगठन है। आरएसएस पर सवाल बहुत है, आरएसएस पर विवाद बहुत है, आरएसएस के ऊपर भी तमाम चीज़ें हैं कि वो भारत के संविधान को दरकिनार करके हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर आगे बढ़ना चाहते। मैं ये कहता हूं कि वो अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से जनता के सामने रखते हैं और इस तरह से अगर कोई रखे, आप चुपके से बम बनाने के लोगों को तैयार कर रहे हैं, आप चुपके से लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, आप गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त है, आप लोगों को जहांगीरपुरी और कानपुर जैसी घटनाओं को कराने में आपका हाथ पीछे से सामने आता है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप आरएसएस से तुलना की क्या बात की जाए। मैंने आपसे कहा कि केरल में ये होता रहता है, केरल में पीएफआई और आरएसएस, पीएफआई इस आरएसएस की तर्ज पे ही चलने को करता रहता है। ये चर्चा चलती रहेगी, लेकिन ये बात बहुत बेमानी है कि दोनों संगठन एक से किसी भी मसले में है। बिल्कुल राजीव, आप कह रहे हैं कि कभी नहीं की जा सकती आरएसएस की तुलना पीएफआई से, क्योंकि दोनों का काम बहुत अलग है। एक तरफ कट्टरता दिखती है तो दूसरी तरफ देश के लिए भाईचारा दिखता है, एक मजबूती दिखती है और उसके हित में काम दिखता है। और एसएसपी ने हल्की बात की है और ऐसी उनको नहीं करनी चाहिए थी, बहुत सोच समझकर इस पर बयान देना चाहिए था। मैं आऊंगी, लेकिन अब नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।